Good morning, students. Once again, this is your assistant teacher. Student, now once again we'll understand what did by Swaraj in the plantations. Student, last time we have seen about what does Swaraj mean for the different people at different places, different section of the society. Now we'll understand what does the Swaraj means for the people who were living in the plantations. Like who were the people who were living in the plantation? Like the peasants, the workers, they were living in the plantations. Like we'll understand from the chapter. Like workers, जैसे आपने देखा था, every people have their own understanding of Swaraj, own understanding of freedom for their own interest. Moving ahead, we'll understand about the Inland Immigration Act, which have been passed by the British government during 1859. It was the famous act which have been passed by the British government, जिसके तहत आपने देखा था कि किसी भी भारतीय मजदूर को अपने काम के जगह को छोड़कर बाहर जाना किसी तरीके से अलाउड नहीं था, और अगर ऐसा करते हुए पाया जाता था तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती थी। और इसी के लिए जो भी ये मजदूर थे उन्हें कहीं ना कहीं बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूर के तौर पर भी उनसे काम लिया जा रहा था। दूसरी ओर ये जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि कहीं ना कहीं गांधी जी स्वराज के साथ, या वी कैन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के साथ लोगों को आज़ाद कराना चाह रहे हैं या लोगों की परेशानियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इसलिए उन्हें भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी उनके लैंड वापस मिलेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं घर जाने वापस मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने प्लांटेशन को छोड़कर या कैसे भी वो कूद कर या फांद कर या दीवारों से कूद कर वो बाहर निकले, वो अपने घर तक पहुंच नहीं पाए। या तो उन्हें रेलवे स्टेशन पे मारा गया, या बस स्टैंडों पर उनके साथ मारपीट की गई, या वी कैन से प्लांटेशन के बाहर ही उन्हें फिर से कब्जा कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो वी कैन से भारतीय कामगार थे या भारतीय कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि जो वी कैन से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के नीतियों को पसंद कर रहे थे। दूसरी ओर उन्होंने एक नारा भी दिया था स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे आपने देखा था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि अगर भारत स्वतंत्र हो पाएगा तभी ही देश आज़ाद हो सकता है। दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से लोगों को एकत्रित करना चाह रहे थे। उन्हें इस बात की पूरी खबर थी कि आंदोलन बड़े पैमाने पर अगर चलाना है तो सभी तबके के लोगों को एक साथ एकजुट करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आप देखेंगे कि वो सभी तबके के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर अब हम आगे ये देखेंगे अबाउट द चौरी चौरा इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1922। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? ये चौरी चौरा इंसिडेंट है दैट हैपेंड इन गोरखपुर। ये गोरखपुर की घटना है जहाँ पर वी कैन से कुछ मजदूर जमा हुए थे, जहाँ पर वी कैन से गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर कुछ भारतीय क्रांतिकारी और मजदूर जमा हुए थे आगे की रणनीतियाँ तैयार करने के लिए। पर जैसे इस बात की खबर अंग्रेज़ों को लगी, जैसे इस बात की खबर अंग्रेज़ पुलिस अफसरों को लगी, वो अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच गए और उन पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। इस बात से जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो खुश नहीं थे, और इसलिए उन्होंने भी उन पर हमला कर दिया, और इस हमले में 23 पुलिस वाले मारे गए थे। 23 पुलिस वाले जला दिए गए थे, या हम कह सकते हैं मारे गए थे, और कई पुलिसकर्मी वी कैन से घायल भी हुए थे। और जैसे ही इस बात की खबर गांधी जी को लगी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि वो जानते थे कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर वी कैन से इस तरह से मूवमेंट आगे चला तो हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बात से आहत थे। उन्हें इस बात से वो बहुत आहत थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनके सिद्धांत हैं लोग उनके सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहे हैं, और इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। दूसरी ओर जो कुछ कांग्रेस लीडर्स भी थे जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, वो भी कहीं ना कहीं इस जन आंदोलन से थक चुके थे।
और वो भी कहीं ना कहीं जो 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, जिसके तहत अब भारतीय राजनीतिक भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा कराया जाता था भारत में। और इसलिए जो सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, वो लोग भी चाहते थे कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को सही तरीके से रख सके। पर दूसरी ओर जो वीकेंड से जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इस तरह से फिर हमारा जो ये आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत 1926 से लेकर 1930 के बीच में आई। वो ऐसा दौर था जहां पर भारत में आर्थिक मंदी बड़े पैमाने पर हो रही थी, बड़े पैमाने पर आ गई थी। जैसे यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि जो भी इंडियन फार्मर्स जो भी गुड्स अपने खेतों में उगाते थे, अपने फार्म्स में उगाते थे, वो आसानी से बाहर एक्सपोर्ट हो जा रहे थे। पर आर्थिक मंदी होने की वजह से बाहर भी पैसा नहीं था और इसलिए बाहर भी चीज़ें नहीं जा पा रही थी। बाहर भी गुड्स का डिमांड बहुत कम हो गया था और गुड्स का डिमांड कम होने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू था वो एकदम गिर गया था। और एक्सपोर्ट वैल्यू गिरने की वजह से ये लोग विज्ञान से जो भारतीय कृषि उद्योग से लोग जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन या धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से खत्म हो रही थी। और इसी बात को लेकर जो उस समय की टॉरी गवर्नमेंट थी वो बहुत चिंतित थी और इसलिए टॉरी गवर्नमेंट ने एक नए आयोग का संगठन किया, जिसका नाम था सर जॉन साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन कमीशन और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसको स्टैट्यूटरी कमीशन इसका संगठन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को समझा जा सके और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आर्थिक तौर पर या जो भी इश्यूज हैं भारत में, उस पर रिपोर्ट पेश करके ब्रिटिश सरकार को दी जा सके। पर जैसे ही इस बात की खबर भारतीय राजनेताओं को लगी कि अंग्रेज सरकार ने एक कमीशन का गठन किया है, एक आयोग का गठन किया है और उस आयोग में एक भी भारतीय नागरिक या एक भी भारतीय मेंबर या एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो उन लोगों ने उस आयोग का विरोध करना शुरू कर दिया था। और इसलिए उन्होंने उस समय भी उस आयोग के लिए एक स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, क्योंकि वो जानते थे कि इस आयोग से उन्हें किसी तरह से कोई भी फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जब इस बात जैसे ही लॉर्ड इरविन को इस बारे में पता चला, जो भारत के वायसरॉय थे, 1929 को अक्टूबर में जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, 1929 अक्टूबर में उन्होंने वीकेंड से भारतीय राजनेताओं के सामने या इंडियन लीडर्स या फ्रीडम फाइटर्स के सामने एक वीकेंड से एक प्रस्ताव रखा, जिसमें था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब जैसे आपकी सरकार होगी, भारतीयों की सरकार होगी, पर उसकी देखरेख अंग्रेज करेंगे। और दैट इज सेम लाइक अर्धराज्य, मतलब राज्य तो आपका रहेगा पर उस पर देखभाल या उस पर वीकेंड से उस पर उनका एक तरह से वर्चस्व होगा। और इस बात को गांधी जी बहुत भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए वो किसी तरह से भी लॉर्ड इरविन के साथ किसी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, यस, दूसरी ओर जो ऐसे लोग थे जो कुछ बदलाव चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वो इस बात को समर्थन कर रहे थे, वो गांधी जी के साथ पूरी तरह से थे। पर कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे सीआर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, उनका ये मानना था कि गांधी जी लॉर्ड इरविन की बात को ना मानकर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जिसका आगे भविष्य में जाकर हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर दूसरी ओर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि हमें
पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे 1929 के दौरान, दिसंबर 1929 के दौरान लाहौर में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर इस बारे में डिसाइड किया गया था कि आगे जो तारीख आएगी 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। पर इस आज़ादी दिवस का पूरे भारत पर बड़े पैमाने पर फर्क नहीं पड़ा और गांधी जी इस बात को भली भांति समझ रहे थे और इसलिए गांधी जी चाह रहे थे कि भविष्य में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च हो उसे हम एक बड़े पैमाने पर एक नए तरीके से लॉन्च करें, एक नए तरीके से उसे आगे बढ़ाएं। और इसलिए वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को शुरुआत करने के लिए वो कुछ अहम मुद्दों को लेकर चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके आंदोलन के साथ जुड़ सकें। और इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे कि 31 जनवरी 1930 को जो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको गांधी जी ने एक लेटर भेजा जिसपे उन्होंने 11 मांगे रखी, जिसपे कुछ मांगे थे टैक्स वगैरह के, लैंड रेवेन्यूज़ के और बहुत सारे ऐसे मांग थी जो वो ब्रिटिश सरकार से मनवाना चाह रहे थे। जिसमें सबसे अहम मांग थी सॉल्ट पे, जो नमक पे जो टैक्स लगाया गया था उसको ब्रिटिश सरकार वापस ले। और गांधी जी ने उनको एक अल्टीमेटम भी दिया था, एक समय दिया था कि अगर इतने दिन तक 11 मार्च तक उनकी बात को नहीं माना गया तो उसके बाद वो जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और जैसे ही आप भली भांति जानते हैं अंग्रेज उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे, लॉर्ड इरविन ने उनकी बात नहीं मानी और इसलिए गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की फ्रॉम हिज आश्रम साबरमती टू डांडी कोस्ट। किसके साथ? अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में तय की। सीधा वो चल नहीं रहे थे, रास्ते में लोगों को जोड़ते हुए, साथ में लेते हुए, स्वराज के बारे में बताते हुए लोगों को एकजुट करते चले जा रहे थे। दूसरी ओर इफ यू सी इन द बुक, और 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने पानी से वीकेंड से नमक बनाया। यू सी इन द बुक ऑन सी ही रीच वायलेटेड द सॉल्ट मस्ट बी सर्व्ड बाय बॉइलिंग वाटर। पानी गरम करके उन्होंने नमक का निर्माण किया और अंग्रेज सरकार को ये बताया कि इस पे हम किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देंगे, जो भी चीज़ हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं उस पर टैक्स आपको नहीं लेना चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। This marked the beginning of the non-cooperation movement. People were now asked, yes, like this was the starting of the civil disobedient movement. पहले आपने क्या देखा था? 1921, 1922 के दौरान जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि आप किसी भी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी पुलिस पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, वी कैन से गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गांधी जी अब भी वही चीज़ें चाह रहे थे, पर अब वे भी चाह रहे थे कि पहले जैसे लोग टैक्स वगैरह पे कर रहे थे, वी कैन से और चीज़ें जो सरकार को वी कैन से टैक्स के तौर पे दे रहे थे, अब किसी प्रकार से कोई भी टैक्स, चाहे तालुकदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे ज़मींदार हो, चाहे गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स हो, अब लोग पे नहीं करेंगे। और जैसे ही इस बात की खबर ब्रिटिश सरकार को लगी, उन्हें लगा कि अब इस आंदोलन को हमें कुचलना ही होगा और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो वीकेंड से जो भारतीय राजनेता थे उनको धीरे धीरे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। और जब उन्होंने इफ यू सी इन द बुक अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया जो गांधी जी के अनुयायी थे 1930 अप्रैल 1930 में पेशावर में, तो वहाँ पर भी लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर सोलापुर में भी जब वीकेंड से जो वर्कर्स थे उन्हें जब पता चला गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, तो तब भी जो सोलापुर में जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर गांधी जी इन सब गतिविधियों से बहुत चिंतित थे
क्योंकि उन्हें किसी प्रकार से कोई भी खून खराबा पसंद नहीं था। और इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे ऑन 5 मार्च 1931 गांधी जी ने वी कैन से लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया था। क्या था समझौता में आप देख सकते हैं। लाइक बताने का मतलब ये समझौता था कि भविष्य में अब कोई भी वी कैन से कोई भी अधिवेशन होगा उसमें गांधी जी अवश्य सम्मिलित होंगे और जो राउंड टेबल लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें भी अवश्य जाएंगे। पर वहां जाने के बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं अंग्रेज सरकार हमेशा वही चाहती है कि जो वो सही कर, जो वो चाहते हैं, जो उन्हें सही लगता है वही वो लोगों से कराना भी चाहते हैं। और इसलिए जब गांधी जी लंदन गए वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी दिसंबर 1931 में, तो वो अंग्रेज सरकार की बातों से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वहाँ से वो सिर्फ खाली हाथ लौट आए, क्योंकि उन्होंने कोई समझौता अंग्रेज सरकार से नहीं किया था। पर जैसे ही वो भारत आए उन्होंने देखा कि भारत में राजनीतिक गतिविधियां बहुत उथल पुथल है। यहाँ पर राजनेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट्स। जो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उतना बढ़ चढ़ कर क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, या वो क्या सोच रहे थे मूवमेंट के बारे में, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिमिट्स, क्या क्या कमियां थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।